हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गितिका बेस्ट। सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, और इंडियन इकोनॉमी का ये चैप्टर है। आपको अगर नहीं पता हो तो, जो लोग नए बच्चे आए हैं 12th क्लास में, तो ये पहले चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हमें जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमें हमारी इकोनॉमी मिली थी तो वो हमें किस कंडीशन में मिली थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल से पहले हमें ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि हमारी इकोनॉमी आखिर ब्रिटिश रूल से पहले कैसी थी और बाद में कैसी हुई, तभी तो हमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी? प्रॉस्पेरस थी। इंडिपेंडेंट थे लोग, अपने आप पे निर्भर थे, सेल्फ रिलायंट थे, वो लोग किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है। एग्रीरियन थी हमारी इकोनॉमी, जैसा कि सब लोग जानते हैं। इंडिया को पहले क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को, आप सभी को पता होगा। तो एग्रीकल्चर तब हमारी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, लोग उसी से पैसा कमाते थे। ठीक है। अब देखो कितनी बढ़िया इकोनॉमी थी, प्रॉस्पेरस भी थी, एग्रीरियन भी थी। अब एक और चीज़ आई, हैंडीक्राफ्ट। हमारे इंडिया में पहले से हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। लोग अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे, उसको मार्केट में सेल करते थे और उसी से अपना पैसा कमाते थे। तो हमारे पास क्या था? वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल और मेटल की। ठीक है। हमारे पास कॉटन, सिल्क और टेक्सटाइल की वेल नोन इंडस्ट्रीज थी। अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अब आती है मेन बात। अब देखो ब्रिटिशर्स आए हमारे इंडिया में, अब उनके आने के टाइम पे क्या क्या हुआ ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। दे ट्रांसफॉर्म कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि आप हमें, अब इंडिया वालों, आप हमें अब रॉ मटेरियल दो। अब इंडिया वाले तो थे भोले भाले, उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया को उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे करके सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, और उन्होंने यहाँ के लोगों को अपने आप पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना दिया कि आप हमारे यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट लो और हमें रॉ मटेरियल दो। तो इस तरीके की कुछ कहानी चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है। कोलोनियल गवर्नमेंट वर कंसर्न विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। अब कोलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको तो बस अपने आप से ही मतलब था। वो क्या करती थी? अपना इंटरेस्ट देखती थी, हाँ भाई इस चीज़ में मुझे फ़ायदा है, चलो ये करते हैं, इस चीज़ में नहीं है इसे रहने दो। बस उनका ये ही, वो लोग अपने मन में पर्सपेक्टिव बनाए हुए थे। अब तब क्या था? लो लेवल ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम भी था। अब ये कैसे? लो लेवल ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। ठीक है। नो सिंसियर अटेम्प्ट्स वर मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम। अब भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी ऐसी कि उनको बस अपने से मतलब था, हाँ भाई उन्हें ये चीज़ मिल रही है तो सही है, नहीं मिल रही है तो तुम देखो भाई अपना इंडिया वालों, हम तो तुम्हारे से लेंगे वो चीज़। तो वो इस पर्सपेक्टिव पे ध्यान देते थे। अब आप देखो, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना मेरे साथ, आपको बहुत ईजी लगेगा। नो सिंसियर अटेम्प्ट्स वर मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम। अब हम बात ही नेशनल पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये भी जान लेते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं किया भाई इंडिया की नेशनल पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने के लिए। अब कुछ हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, उसमें थे हमारे इकोनॉमिस्ट में सम इंडिविजुअल, उनके हिसाब से कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स किए गए थे। जैसे कि वो लोग थे, दादा भाई नौरोजी थे, विलियम दिग्बे थे, आर.सी. देसाई थे, लेकिन उन सब के एस्टिमेट जो थे गलत प्रूव हो गए। अब लास्ट में क्या हुआ? अब आप सोच रहे हो कि गलत प्रूव हो गए, तो फिर सही किसका हुआ? बताते हैं आपको किसका सही हुआ। देखो, एस्टिमेट ऑफ डॉक्टर राव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। डॉक्टर राव का, इनमें से वो लोग भी उन इकोनॉमिस्ट में शामिल थे जिन्होंने एस्टिमेट किया था। अब भाई इनका तो प्रूव हो गया सही, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया था, काफ़ी अच्छा था। ठीक है। एस्टिमेट ऑफ डॉक्टर राव ऑन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है। कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। अब जब हमारी 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कंट्री की जो रियल आउटपुट की ग्रोथ थी वो लेस देन 2% थी। कितनी थी? लेस देन 2% थी, एंड ओनली 0.5%। ठीक है। तो आपको ये डाटा जो है याद रखना है एग्जाम में। क्या होता है ना, जब आप ऐसी फिगर्स, ऐसे जो नंबर्स वगैरह में आप बता के आते हो तो टीचर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है और आपको मार्क्स भी कंपैरेटिवली और स्टूडेंट्स के अच्छे ही मिलेंगे जब आप याद रखोगे तो, है ना। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब बारी आती है एग्रीकल्चर सेक्टर।
अब आपका यहाँ से एक बात कहूँ तो मैं इंट्रोडक्शन, अभी तक पहले तक आपका इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब आप मेन चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें क्या था, बहुत सारे सेक्टर्स में बांटा गया था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, और आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंडीशन कैसी थी। चलो हम स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में तो हम आगे बाद में पढ़ाई लेंगे आपको, तो अभी आप स्टार्ट करो। एग्रीकल्चर सेक्टर इकॉनमी वॉज, तब क्या था, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रूरल थी। पता ही था लोगों को, कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझ तो थी नहीं, और वो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर पे ही अपना ज़्यादा ध्यान देते थे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, जब आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप कोई ऐसा ही काम करोगे जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, है ना। और एक और बात है, तब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का 85% लोग जो थे वो पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस, वो लोग विलेजेस में रहते थे एंड डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर, और पूरी तरीके से भाई वो लोग तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। अब क्या आपको लगता है ऐसी कंडीशन में क्या इंडिया ग्रो कर पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो, हमें कभी भी, हम जैसे हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमें नई नॉलेज मिलती है। पहले तो हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, जैसे आप अभी जो बच्चे नए 12th में आए होंगे, या जो भी 12th में बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो उनको यही लगता होगा पहले कि कैसे करेंगे यार। उनको ग्रेजुएशन के लिए लग रहा होगा, जो बच्चे नए 12th में आए उनको लग रहा होगा यार 12th की तो बहुत टफ होगी, कैसे करेंगे। बट अगर आप ट्राई करो ना तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो जाता है। तो अब देखो, मेन रीज़न ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर ना बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट थी, पिछड़ी हुई थी, और उसके मेन रीज़न क्या थे, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब इसके मेन रीज़न कुछ इस तरीके से हैं। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, पहले के टाइम पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलता था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया जाता था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था, और एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीजन। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या पढ़ा दिया, नहीं, मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। तो अभी जैसे हमने मेन इफेक्ट ऑफ स्टेग्नेशन कैसे था, स्टेग्नेशन क्यों थी हमारी इंडियन इकोनॉमी, वो पढ़ा, एग्रीकल्चर क्यों स्टेग्नेंट था इतना ज़्यादा, तो हम उसको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे उसका। आपको लगा होगा ये क्या पढ़ा दिया एकदम से, सारा नहीं आया होगा समझ, तो अब समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, देखो इसमें क्या था, अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट ऑकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार। अब जमींदार होते थे उस टाइम पे, वो लोग क्या करते थे, भाई तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट है तुम हमें दे दो, लगान चुका दो तुम लोग इसका, तभी तुम्हें यहाँ पे रहना दिया जाएगा, तभी तुम्हें खेती करने दिया जाएगा, ये था तब, ठीक है। मेन इंटरेस्ट ओनली टू कलेक्ट लगान, उनका मेन, जमींदार का तो मेन ये इसी बात पे उनका दिमाग घूमता रहता है कि भाई लोगों से लगान लेना है, टाइम पे लगान लेना है, बस यही करते थे वो लोग, ठीक है। द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग स्पेसिफिक सम ऑफ लगान वॉज ऑल्सो फिक्स्ड। अब उन्होंने क्या कर दिया था, जैसे हमारा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें ड्यू डेट लिखी होती है, तो ऐसा ही इसमें भी था। अब जब लगान लेते हैं, जैसे हम स्कूल की फीस ही भरते हैं, तो हमारी एक लास्ट डेट दे देती है टीचर कि आप इतनी डेट तक हमें फीस जमा कर देना, वरना फाइन लग जाएगा इतना। तो ये भी वही करते थे, ये लोगों ने स्पेसिफिक डेट फिक्स कर दी थी लगान चुकाने के लिए, फेलिंग विद, जिसमें अगर कोई ज़मींदार, अगर मान लो कोई फार्मर अगर नहीं दे पाया लगान, तो वो अपने राइट्स को खो देता था, अपने अधिकारों को खो देता था, ठीक है। जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इन लोगों ने कुछ नहीं किया, जमींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये है हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तब के टाइम पे क्या था, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन होता था। अब आप कहोगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है क्या, कोई बात नहीं, वेट करो बताती हूँ। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हमारे इंडिया वालों को, आप लोग क्रॉप उगाओ, और नहीं, क्रॉप उगाओ लेकिन फूड क्रॉप मत उगाओ, आप कैश क्रॉप उगाओ। कैश क्रॉप, अब कैश क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम उगाते हैं और इनको बाहर बेचा जाता है हाइयर प्राइसेस पे, ये खाने, ऑब्वियसली बात है कैश क्रॉप्स हैं। अब कैश क्रॉप्स क्या क्या होती हैं, अब आप ये भी पूछोगे, तो कैश क्रॉप जैसे हमारी कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारी हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं। अब उन्होंने कहा आप ये उगाओ, और इनको ऐसा करने से क्या हो गया, इनके पास खाने के लिए कोई भी क्रॉप्स नहीं बची थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमाइंस भी आए थे। तो ये था हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। अब आगे देखो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, तब प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम थी। कैसे कम थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी नहीं थी भाई, पुराने टाइम के लोग थे, एग्रीकल्चर ही करते थे, वो भी पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ।
नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, उनको नहीं पता था। हाँ भाई, उनको वो तो एक ही चीज़ अपनाते थे बस, पाइपों को या पानी को नहरों के थ्रू अपने उसमें छोड़ देना खेतों में। अब इरिगेशन फैसिलिटी बहुत सारी होती है ना, ड्रॉपिंग सिस्टम, स्प्रिंकलिंग सिस्टम, आपने बहुत सारा देखा होगा। और निग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, तब तो वो लोग फर्टिलाइजर का कोई यूज़ ही नहीं करते, तो कहाँ से उनकी फसल अच्छी होगी, है ना। ब्रिटिश रूल स्पेंट लेटर ऑन द एग्रीकल्चर, टेक्निकल एंड मास कम्युनिकेशन। अब ब्रिटिश रूल जो था वो बहुत कम एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास कम्युनिकेशन पे बहुत कम स्पेंड करता था, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली लो होनी ही थी, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन क्या था? ए साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्री हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू द पाकिस्तान। अब इसमें क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ हमारे इंडिया का, तो हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा जो इरिगेटेड लैंड था वो पाकिस्तान के पास चला गया। ऐसे भी हमको लॉस हुआ। द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम द पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश भी बोलते हैं, वो जहाँ पे हम जूट प्रोड्यूस करते थे, जो कि हमारा कैश क्रॉप्स भी था, मैंने आपको बताया था, जिससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता था, वो भी अब बांग्लादेश का पार्ट बन चुका था। तो इसलिए ये सारे रीजंस थे, ये स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर के। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, जो भी आपको टॉपिक समझ नहीं आया मैं उसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, क्योंकि मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। और हम इसके चैप्टर के लास्ट में आपको बता दूं, हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं आपको कराऊंगी। बस आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए मेरे को, कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरा, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।